का संस्कृत हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से मैं इसी चैनल में व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। आज व्याकरण का पहला भाग है। व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। कहा गया व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः विवेच्यन्ते पृथक क्रियन्ते इति व्याकरणम। व्याकरण का उद्देश्य शब्दों का निर्माण करना, प्रत्ययों को अलग करके उनका अर्थ बताना और भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण का तो विशेष योगदान होता है। कोई भी भाषा हो, जब तक हम उस भाषा का व्याकरण नहीं जानेंगे तो उस भाषा में हमारी कोई गति नहीं होगी। ऐसे बोल लेना अलग चीज़ है, पर सही से जानना, उसके लिए हमको व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। तो चलिए आज सीखते हैं। भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है वर्ण। तो हम लोग आज वर्ण से सीखते हैं। सबसे पहला वर्ण है। वर्णों का मेल, अनेक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द। वर्ण से हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द से हम क्या करते हैं? पद बनाते हैं। चाहे वह हिंदी हो या संस्कृत हो, सब में पद बनते हैं और पद से वाक्य बनाया जाता है। शब्द से वाक्य नहीं बनता, क्योंकि कहा गया है अपदम न प्रयुंजीता, यानी बिना पद बनाए वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी शब्दों का प्रयोग सीधे वाक्य में नहीं किया जाता है। पद बनाने के बाद ही वाक्य बनाए जाते हैं और पद में ही अर्थ होता है, क्योंकि कारक शब्द में जब हिंदी में कारक लगता है तो पद बनता है। जब तक कारक चिन्ह नहीं होंगे तो अर्थ नहीं होगा। इसलिए शब्द से ही पद बनते हैं और पद का अर्थ होता है। और संस्कृत में भी सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगा करके हम पद बनाते हैं, जिससे उनका अर्थ होता करता है। विभक्ति के अनुसार हम अर्थ करते हैं। तो पद से क्या होता है? वाक्य बनता है। और वाक्य छोटे छोटे वाक्यों का समूह क्या बनता है? भाषा। यानी भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है? वर्ण से। तो सबसे पहले हमें ये जानना वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। देखें, भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुतम यानी होती सबसे छोटी। अब सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? तो देख लें, भाषा। यहाँ भाषा से पहले वाक्य है, वाक्य से पहले है पद, पद से पहले है शब्द और शब्द से पहले वर्ण। यानी सबसे छोटी इकाई तो यही है, यहीं से कुछ शुरू हुआ, लास्ट में भाषा बनी। यानी सबसे छोटी इकाई जो है स्वर और व्यंजन होते करते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा है वह ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। यानी वैसे वह ध्वनि जिसका जो है तो विभाजन ना हो, भाग न किया जा सके। जैसे कि हमारा एक का है, अब का को हम दो भाग में नहीं बांट सकते। हाँ, इस परिभाषा से का दो वर्ण हमारे ऐसे हैं जिनका विभाजन होता है। बाद में आपको हम बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एक जैसे हमारा क्या है? क्षा, क्षा, त्रा और ज्ञा, ये तीन वर्ण संयुक्त हैं। ता और शा मिलकर के क्षा बना है, ता और रा मिलकर के त्रा बना है और जा और या मिलकर के ज्ञा बना है। तो ये तो संयुक्त ध्वनि है, इनका खंड हो सकता है। तो क्या फिर इस परिभाषा से इनको वर्ण नहीं कहा जाएगा? वर्ण तो होंगे परंतु संयुक्त वर्ण होंगे इनको। और देखा जाए तो वर्णमाला में का से लेकर के हा तक के ही वर्ण रहते हैं। मोबाइल में भी देखिए कीपैड में आपके का से हा तक के ही वर्ण रहते हैं, क्योंकि इन्हीं ध्वनियों से मिला करके ये बनाए जाते हैं। का और शा, का में हलंत लगाकर शा लिखेंगे तो क्षा बन जाएगा, ता में हलंत लगाकर रा लिखेंगे तो त्रा बन जाएगा, जा में यहाँ हलंत लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे, अइया जिसको बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे तो ज्ञा बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों हमारे संयुक्त अक्षर हैं। दूसरी परिभाषा यही कहती है कि जिसका खंड ना हो सके, ऐसे ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अल प्रत्याहार अंतर्गत आने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। अल प्रत्याहार क्या है? तो ये जब 14 सूत्र के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे तो जान जाएंगे प्रत्याहार क्या होता है। ये 42 प्रत्याहार होते हैं जिससे संस्कृत व्याकरण बनी है। संस्कृत नव्य व्याकरण पाणिनि ऋषि का इन्हीं प्रत्याहारों से बनी। तो समझ लें, अल प्रत्याहार में अभी केवल स्वर और व्यंजन जान लें कि अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन आते हैं, यानी पूरे वर्ण आ जाएंगे संपूर्ण। तो इसलिए कहा गया अल प्रत्याहार अंतर्गत आने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं।
अब ये जान लिए वर्ण की भाषा की सबसे लघुतम जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा वह ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। तीसरा अल्प प्रत्याहार अंतर्गत आने वाली ध्वनियाँ, उनको भी वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के वर्ण। अभी वो स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर के लिए कहा गया स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चरित हो सके, उनको किसी अन्य वर्ण की सहायता की कोई आवश्यकता ना हो, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या स्वयं उच्चरित होते हैं? तो हाँ, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ये आप बोलेंगे, इनमें किसी वर्ण की कोई सहायता लेने की जरूरत नहीं है। परंतु व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो आपको सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे का बोलेंगे तो आ सुनाई पड़ता है लास्ट में, खा तो आ सुनाई पड़ता है, या कोई भी चा, पा, जो भी बोलेंगे तो आ सुनाई पड़ता है। संस्कृत में लिखा भी गया है, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदि वर्णों में जो आकार जुड़ा हुआ है वह उच्चारण के लिए, केवल उच्चारण मात्र के लिए। और हिंदी वालों के लिए कहा जा सकता है ककारादि स्वकार उच्चारणार्थ, यानी ककार आदि, काखा गाघा में जो आकार सुनाई पड़ता है वह उच्चारण के लिए। तो ये हुआ स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं में उच्चरित हो सके उसे स्वर कहते हैं। अब ये वह स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर 5 हैं, आ, ई, उ, री, लृ। लृ भी स्वर है। संस्कृत व्याकरण में जब संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे तो लृ मिलेगा आपको, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये मूल हमारे 5 स्वर होते हैं। इंग्लिश में भी 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 उसी तरह हमारे हिंदी और संस्कृत में भी 5 ही मूल स्वर होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अगर स्वरों की संख्या देखी जाए तो 9 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। गणना कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। ये जो क्रम लिखा हुआ है, ए के बाद ओ के बाद आई के बाद औ, तो ये संस्कृत वर्णमाला का क्रम है। हमारे हिंदी में तो ए के बाद आई आता है, ओ के बाद औ आता है। तो ये उसका जब आप पढ़ेंगे, संस्कृत वर्णमाला पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। फिर देखा जाए हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, री दीर्घ भी होती है, परंतु री ह्रस्व ही लिया जाता है। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। गणना कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या, यानी हिंदी व्याकरण के अनुसार। ये संस्कृत का हो गया और ये हो गया हिंदी का। हिंदी व्याकरण अनुसार 11 स्वर, मूल स्वर हमारे 5 हैं। संस्कृत व्याकरण अनुसार 9 संख्या है और हिंदी व्याकरण अनुसार 11 संख्या। अगर इनमें आयोगवाह मिला दिया जाए, आयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। ये अनुस्वार हुआ और ये विसर्ग, अगर इनको मिला दिया जाए तो 11 थे, 2 ये संख्या हो जाएगी, कितने हो जाएंगे? 13। यानी आयोगवाह को मिलाने पर 13 संख्या होती है स्वरों की। तो अगर हमसे पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं तो 5। संस्कृत व्याकरण अनुसार स्वरों की संख्या तो 9 और हिंदी व्याकरण अनुसार स्वरों की संख्या तो 11। आयोगवाह मिलाकर स्वरों की संख्या तो 13 होती है। व्यंजन वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला देखा जाए व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो ऐसे 33 होती है, 33। 33 क्यों होती? क्योंकि मूल व्यंजन तो हमारे हा तक होते हैं, का से लेकर हा तक। 5 5 के वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
यानी 5 5 के हैं 5, तो 25 हो गए। 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी हा तक, यहाँ तक हमारे 33 व्यंजन की संख्या होती है। क्षत्रज्ञ 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक आगामी व्यंजन हिंदी व्याकरण में कहा जाता है आगामी स्रा, हालांकि ये भी संयुक्त ही है, सा और रा मिलकर के बना स्रा, पर हिंदी व्याकरण में इसको आगामी व्यंजन कहते हैं। तो स्रा, तो ये हो गया, इसको भी मिला देंगे तो 37 हो जाएंगे। ये हमारे व्यंजनों की संख्या। व्यंजन में लिखने के टाइम में हलंत लगाना चाहिए। वैसे नियम यही है, आप जब पढ़ें तब तो आप स्वरों का उच्चारण करेंगे ही, क्योंकि बिना स्वर की सहायता के तो व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता है। परंतु जब लिखा जाता है तो इनमें हलंत लगाकर, ये शुद्ध है, क्योंकि जब प्रयोग बनाएंगे आगे आप संधि पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कैसे। अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो हमारी संधियाँ नहीं बनेंगी बहुत सारी, इसलिए इनमें हलंत लगाना पड़ता है। ये हो गया। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यह वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित यही है कि इस क्रम में रहना चाहिए। अगर वर्णों का समूह तो हम किसी तरह भी बना सकते हैं, कहीं लिख दिए चा तो कहीं लिख दिए का तो कहीं लिख दिए गा, तो कुछ भी करके ऐसे समूह बना लेंगे तो वर्णमाला नहीं होगी। इसके लिए हमको क्या चाहिए? वर्णों का व्यवस्थित क्रम चाहिए। अगर व्यवस्थित क्रम है तब ही हम उसको वर्णमाला कहेंगे। जैसे मोती है, मोती को अगर बिखरा देंगे तो माला नहीं बनेगी, पर उसको जब एक धागा में व्यवस्थित रूप से पिरो करके बना देंगे तो माला हो जाएगी। यानी उसी तरह ये वर्ण है, वर्णों को अगर व्यवस्थित क्रम में रख देंगे तो वर्णमाला कहा जाएगा। जानते ही हैं उच्चारण है, उच्चारण में देख सकते हैं, बोलते करते हैं, जैसे बघेली में है का खा गा गा अंगा, तो अंगा ना बोलकर ना बोलना चाहिए, का खा गा गंगा, शुद्ध उच्चारण। क्योंकि स्वर का उच्चारण बाद में होता है, पहले व्यंजन का होता है फिर स्वर का होता है। तो का में तो का के बाद आ आया, खा में खा के बाद आ आया, गा में भी आया, तो फिर अंगा में पहले आ आगे क्यों लगा दिए अंगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलना चाहिए ङा, शुद्ध है ङा। अनुनासिक वर्ण है, आपको जब बताएंगे उच्चारण स्थान तो बताएंगे कैसे अनुनासिक इनकी संज्ञा होगी। ये ञा, अइया बघेली में बोलते हैं, तो इसको अइया ना बोलकर या बोलना चाहिए, शुद्ध अणा, आना नहीं अणा। इसके बाद तो इधर सही बोलते हैं ना माँ। तो ये हो गया वर्णमाला। अगर हम वर्णमाला को अच्छे से समझ गए तो आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा, कल हम आपको मात्राएं बताएंगे, किन स्वरों की क्या मात्राएं हैं अगली वीडियो में। तो मात्रा के हिसाब से किनका क्या संज्ञा दी जाती है, क्या नाम होता है, वो चीज़ हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।